डिलिमिटेशन कमीशन का अवार्ड आपने देखा, 90 सीटों में से 47 उन्होंने एलोकेट की हैं कश्मीर सूबा को और 43 एलोकेट की हैं जम्मू सूबा को। इस एलोकेशन को लेकर कश्मीर में काफ़ी गमो गुस्सा है और जम्मू में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। अब जो डिफरेंस है बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू, जो सीट्स को एलोकेशन को लेकर, वो 13 सीटों से घटकर 4 सीटों के ऊपर आ गया। जब ये मामला शुरू हुआ था 1951-52 में, तब 13 सीटों का डिफरेंस था, अब ये 4 के ऊपर आ गया। ये सफ़र किस किस्म का रहा और इसके पहले के जो डिलिमिटेशन कमीशंस थे उन्होंने किस तरह से अपने प्रोसेस को अंजाम दिया, उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। दरअसल कश्मीर और जम्मू डिवीज़न दोनों ही एक ही पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी का हिस्सा हैं, यानी रियासत जम्मू कश्मीर जो 2019 तक थी, अभी वो यूनियन टेरिटरी है। एक ही जो एंटिटी है उसका ये हिस्सा है, लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर जो जियोग्राफिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल और सेंटिमेंट्स को लेकर डिफरेंसेस जो हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा कॉम्पिटिटिव एस्पिरेशंस हैं। ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो भी कहते हैं कि हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि कश्मीर की एस्पिरेशंस को अलग से डील करना चाहिए और जम्मू की एस्पिरेशंस को अलग से डील करना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अभी इस तरह से नहीं बताता। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये दोनों एक ही का हिस्सा है। जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की चेयरपर्सनशिप में जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, इससे पहले डिलिमिटेशन प्रोसेसेस किस किस्म के हुए जम्मू कश्मीर में, मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। यूं तो जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है वो 1934 तक जाती है, जब महाराजा हरि सिंह ने पहली बार ये एग्री किया। एक बड़ी लंबी डेवलपमेंट उससे पहले हुई थी, जिसके चलते उन्होंने एग्री किया कि जम्मू कश्मीर की एक अपनी असेंबली होगी। उस असेंबली में कुछ लोग नॉमिनेटेड मुकर्रर किए गए थे और कुछ इलेक्टेड। इलेक्टेड का भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी बात थी कि मोनार्की के दौरान भी आप एक असेंबली बना सकते थे। जब वो इलेक्टेड मेंबर्स का जब उसमें प्रोविज़न था, तो जाहिर है उनके इलाके भी, उनकी बाउंड्रीज भी डिस्ट्रीब्यूट की होंगी। वो एक अपने आप में एक डिस्कशन का बड़ा सब्जेक्ट है, उसको मैं सेव करता हूँ किसी और दिन के लिए बात करने के लिए। हम देखते हैं कि 1947 के बाद जब हम मोनार्की से डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की तरफ हम जा रहे थे, तब हमारे डिलिमिटेशन के प्रोसेसेस किस किस्म के हुए। तो लिहाजा 1951 में एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने। और शेख अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी वो प्रिडोमिनेंटली मेजर पॉलिटिकल पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में थी। आज बहुत सारे डिस्कशन डिबेट्स में कहा जाता है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। सो इट वाजंट एक्चुअली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। पूरे जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स, बाद में बहुत सारे उनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस में गए, जनसंघ में गए, मुख्तलिफ पार्टीज़ में गए। उनमें से बेशुमार लोग जो हैं वो 1939 में, 40 में, 41 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर मेंबर्स भी रह चुके हुए थे। तो ये कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया इन्होंने 1951 में, शेख अब्दुल्ला को हम ऑटोक्रेटिक तो शायद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अथॉरिटेरियन वो ज़रूर थे। और उन्होंने जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, उनको हिदायतें उन्होंने पहले से दे रखी हुई थी। वो बड़े थोड़े ज़िद्दी किस्म के थे। उनको पता था कि किसको कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो उस पर्टिकुलर इलेक्शन नहीं, शायद आने वाले इलेक्शनों को भी अपने जहन में रखकर ये फैसला करना चाहते थे। कमीशन को उन्होंने ब्रॉडली हिदायतें दी हुई थी कि आपने जो कार्टोग्राफी है, आपने मैपिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की कैसे करनी है, वो उसी तरह से होगी। ये कहा जाता है कि उस कमीशन ने कोई भी कंसल्टेशन का प्रोसेस कश्मीर में या जम्मू में कहीं पे भी नहीं किया, बल्कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने ऑफिस बेरर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लोग हैं, उनके साथ भी उनकी कोई कंसल्टेशन, कोई मशवरा नहीं हुआ। जिस किस्म की उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हदायत थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, उसी तरह की रिपोर्ट उन्होंने बनाकर दे दी। तो लिहाजा जो सबसे पहले मैपिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हुई जम्मू कश्मीर में, उसमें यह तय पाया गया था कि रियासत में 75 सीटें होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की। और 75 सीटों में से जो एलोकेशन, क्योंकि अब कश्मीर और जम्मू के एतबार से बात की जा रही है, तो एलोकेशन इस तरह से हो गई कि 2 सीटें अलॉट हो गई लद्दाख को, और पीछे बच की 73 सीटें, उनमें से 43 सीटें चली गई कश्मीर को और 30 सीटें चली गई जम्मू को। इसके रिएक्शन में जम्मू में बड़े एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, मुजाहरे हुए। प्रजा परिषद जो है बहुत एक स्ट्रांग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। मेरे ख्याल से जम्मू की जो सियासी तारीख है उसमें
प्रजा परिषद से एक जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरी कोई नहीं हुई। प्रजा परिषद को भी बाद में जो जनसंघ है, जो बीजेपी का प्रिकर्सर है, उन्होंने अपने आप में ही उनको एब्जॉर्ब कर लिया था प्रजा परिषद को, कि भी आपको जम्मू की एक सेपरेट आइडेंटिटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो जनसंघ का आप हिस्सा बन जाओ। उन्होंने जब इतनी बड़ी स्ट्रांग एजिटेशन की तो उन्होंने कुछ अदाद शुमार अपने फिगर्स वगैरह उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो पर कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम एवरेज एरिया देखते हैं तो वो 370 स्क्वायर किलोमीटर आता है, बनस्पत उसके जम्मू सूबा में पर कॉन्स्टिट्यूंसी अगर एवरेज एलोकेशन एरिया की देखी जाती है तो वो 870 स्क्वायर किलोमीटर आता है। अब ये तब भी एक रियलिटी थी, आज भी ये एक रियलिटी है कि कश्मीर की जो आबादी है वो जम्मू से बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा है, और जो जम्मू का रकबा है वो कश्मीर से बहुत ज़्यादा है। एरिया के एलोकेशन को इन्होंने लेकर ये बताया कि 370 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में और 870 एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में, और पॉपुलेशन को लेकर बताया कि एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी एलोकेशन जो पॉपुलेशन की है कश्मीर में वो शायद 55,000 इंडिविजुअल 55,000 लोगों के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में बन रही है, और 75,000 के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जम्मू में बन रही है। अब ये सेंसस हो रहा था 1941, माफ़ कीजिएगा, ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस था ये 1941 के सेंसस के बेसिस के ऊपर हो रहा था। इसको पूरी ये जो एलिगेशन है, ये जो फिगर्स के एतबार से, स्टैटिस्टिक्स के एतबार से, इसको पूरी एलिगेशन को जो सब्सटेंशिएट करना, जस्टिफाई करना मुश्किल है, ख़ास करके पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो कश्मीर का तो देखा जा सकता है लेकिन जम्मू में क्या इतना वाकई इतना ज़्यादा फ़र्क था उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो 1947-48 में जो सीन ऑफ वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर जम्मू कश्मीर में कहीं पे था तो वो जम्मू सूबा था। लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, हर तरफ, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर मारे गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्टर्ब। आज भी आप देखते हैं कि हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जम्मू सूबा के लोग फैले हुए हैं, पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, बहुत सारी जगहों में फैले हुए हैं। सिमिलरली अगर आप पाकिस्तान में चले जाते हैं तो 12 से 14 लाख पॉपुलेशन इस वक्त मानी जाती है जो जम्मू सूबा के रेफ्यूजीज़ हैं, ये वहाँ पे अकाउंटेड फॉर है, ये वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। तो लिहाजा अगर 41 के सेंसस में 1951-52 में, क्योंकि 51 में सेंसस हुआ नहीं था, 1951-52 में डिलिमिटेशन जब हुई है उसका बेसिस 41 का सेंसस था, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या 10 साल बाद जम्मू की पॉपुलेशन एग्जैक्टली कितनी थी और जम्मू का एरिया एग्जैक्टली कितना था। लेकिन कश्मीर के एतबार से ये बात काफ़ी कॉन्फिडेंस से कही जा सकती है कि कश्मीर की टेरिटरी का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ एक्सेप्ट मुजफ्फराबाद, और पॉपुलेशन का कुछ हज़ार में ही हुआ है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास सेंसस का जो एक सिस्टम था मुल्क में, वो ये था कि, माफ़ कीजिए, डिलिमिटेशन का, मैं हर बार सेंसस बोल जाता हूँ, डिलिमिटेशन का जो सिस्टम था हमारे मुल्क में वो ये था कि हर 10 साल के बाद सेंसस होगा, यानी अगली दहाई के पहले साल में सेंसस होगा। सेंसस की जब रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी सर्टिफाइड फिगर्स आ जाएंगी जब, उसके बाद जो है हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा। तो ये अर्ली 50s, अर्ली 60s, अर्ली 70s में हुआ, लेकिन मिड 70s में जाकर इसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया कि ये अगले 26 साल तक जो है फ्रेश डिलिमिटेशन नहीं होगी, इसको फ्रीज कर दिया गया। लेकिन इसके पूरे असरात जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते थे, क्योंकि इसका सिर्फ वही पार्ट जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकता था जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के साथ डील करता था, क्योंकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जम्मू कश्मीर का अपना कानून था, जम्मू कश्मीर का अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था और जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। जो जस्टिस देसाई की चेयरपर्सनशिप में जो डिलिमिटेशन अभी इख्तिताम पजीर हुई है, अभी जो कंप्लीट हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन लॉज के मुताबिक, जो नेशनल लॉज हैं उनके मुताबिक, ये पहला डिलिमिटेशन प्रोसेस यहाँ पे हुआ। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर का अपना कानून था उसके मुताबिक हुआ करते थे। एनीवे, गोइंग बैक टू द प्रोसेस, 1961 का सेंसस जो है वो 20 साल के बाद हुआ। लास्ट 41 में हुआ था, 51 में नहीं हुआ, 61 में सेंसस हुआ, और 1963 में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना प्रोसेस कंप्लीट करके रिपोर्ट दे दी। इंटरेस्टिंगली, इसमें जो 75 सीटें जो ओरिजिनली तय पाई गई थी कि जम्मू कश्मीर असेंबली की 75 सीटें होंगी, वो उतनी ही रखी गई
उनमें से सीट बढ़ाई नहीं गई, घटाई नहीं गई, लेकिन कश्मीर से एक सीट घटा के जम्मू की एक सीट बढ़ा दी गई। अब क्या है कि जो कश्मीर में सूबा कश्मीर में जो अब टोटल सीट्स हैं वो 43 से घट के 42 हो गई, और जम्मू में जो सीटें हैं वो 30 से बढ़कर 31 हो गई। अब जो 1967 का इलेक्शन है वो इसके बेसिस के ऊपर हुआ, तो 1967 में 46 एमएलए कश्मीर से, माफ़ कीजिए, 42 एमएलए कश्मीर से जीत कर आए और 31 एमएलए जम्मू से। अब जो 1971 का सेंसस हुआ उसके बेसिस के ऊपर 1973 में जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन हुई, उसमें यह फैसला किया गया कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ा के 75 से बढ़ा के 76 कर दी गई, लेकिन जो एडिशनल सीट बढ़ाई वो कश्मीर को नहीं मिली, वो जम्मू को मिली। यानी अब डिफरेंस थोड़ा सा और कम हो गया। हमने 13 सीटों से शुरू किया था 1951 में, 1963 में 12 सीटों के ऊपर आ गया। अब हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ गया 11 सीटों के ऊपर। अब कश्मीर की जो है वो सीट एक और, उस कश्मीर की अब सीट घटी नहीं, बल्कि जम्मू की एक सीट जो है वो और बढ़ गई। 1981 में जो सेंसस हुआ, ये जो 1971 वाला है, इसमें भी जो अप्रोर है वो बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उस वक्त वो थी 24 लाख लगभग पॉपुलेशन कश्मीर की थी, और 20 लाख के करीब पॉपुलेशन जो है वो जम्मू की थी 1971 के सेंसस के मुताबिक। 1981 का जो सेंसस हुआ उसके ऊपर अब यह तय पाया गया था कि अब अगला डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, लेकिन वो बहुत लंबा खिंच गया। वो सारा प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा खिंच गया। उसमें जस्टिस जानकीनाथ वज़ीर की सदारत में वो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन 1980s के डेकेड में इतनी डेवलपमेंट्स हो गई कि किसी को फुर्सत ही नहीं आई कि आप डिलिमिटेशन प्रोसेस के ऊपर वापस जाके कॉन्सेंट्रेट कर सकें। 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गई। 1983 में फ्रेश इलेक्शन हुए, फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनी, और जस्टिस जो जानकीनाथ वज़ीर हैं इनकी भी 1983 में डेथ हो गई। 1984 में फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट टॉपल हो गई। 1986 में जो गुल शाह की गवर्नमेंट है वो सैक कर दी गई, फ़ारूक अब्दुल्ला को री इंस्टॉल कर दिया गया। 1987 में दोबारा से जो है फ़ारूक राजीव जो एकॉर्ड है उसके बेसिस के ऊपर इलेक्शन हुए, फ़ारूक अब्दुल्ला दोबारा आए, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा। इस दौरान जस्टिस एक और जस्टिस थे, जस्टिस मियां जलालुद्दीन, उनको अपॉइंट किया एज कमिश्नर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट किया, लेकिन एक मज़ीद डेवलपमेंट हो गई कि जो फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी जो 1987 में इलेक्ट होकर आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट, उन्होंने 1989 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो नया कानून बनाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो आप 76 से बढ़ा के 87 कर दी, 87, जो अभी रिसेंटली तक जो 2018 तक जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो तब उन्होंने बढ़ाई थी 89 में। तो 11 सीटें उन्होंने बढ़ा दी। अब जब 11 सीटें ही उन्होंने बढ़ा दी, तो जो डिलिमिटेशन कमीशन 1982 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसको दिया था काम 76 सीटों के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन अब सीटें जो हैं वो हो गई हैं 87। इन बिटवीन एक जो कमीशन के चेयरमैन हैं उनकी डेथ हो गई है, अब दूसरे चेयरमैन दोबारा, यानी कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, अब नंबर ऑफ सीट जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो ये लिहाजा पूरे डेकेड में ये काम हो नहीं सका। 89 में ये कानून पास करने के कुछ महीने के बाद जनवरी 1990 में, वो एक लंबी कहानी है, आप सबसे पहले भी उसके बारे में मैंने बात की हुई है कि 19 जनवरी 1990 को फ़ारूक अब्दुल्ला ने बतौर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया। तब रियासत के हालात जो हैं वो इस हद तक जा चुके हुए थे कि शायद किसी को भी अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या कर रहा है। लेकिन एक साल के बाद जस्टिस मियां जलालुद्दीन ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनका एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स को लेकर, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया जस्टिस के गुप्ता को एज न्यू कमिश्नर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। उनको अपॉइंट किया। जस्टिस के गुप्ता ने एक्सरसाइज की, मुझे याद है, पर्सनली भी मुझे याद है कि उनका कमीशन जो है उन्होंने बहुत दौरे किए थे जगह जगह, ज़िलों में, तहसीलों में, छोटी छोटी जगहों में। अभी ये जो जस्टिस देसाई साहिबा का जो कमीशन है उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि हम आए थे जम्मू कश्मीर में 5 दिन के लिए, हम 2 दिन श्रीनगर थे, 3 दिन और यहाँ पे जम्मू में आए थे, 1 दिन हम किश्तवाड़ गए थे, और उसके बाद हमने दोबारा भी दौरा किया था 1-1, 1.5 दिन का। लेकिन मुझे याद है कि जस्टिस गुप्ता का जो कमीशन था
वो ज़िलों में 15-15 दिन जो है वो ज़िलों के दौरा के ऊपर रहा करते थे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, तहसील हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे लोगों को बुला के उनके साथ बात करते थे। इसीलिए उस कमीशन ने काफ़ी बड़ा वक्त लिया था। तो ये जो कमीशन है, इन्होंने 28 सितंबर 1992 को, 1991 में ये सारी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1992 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। लेकिन जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई, ये सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है मेरे आज की प्रेजेंटेशन का, वो ये है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, दैट बियर्स द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, उसको आप किसी भी सूरत में, किसी अदालत में या किसी कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही पार्लियामेंट में उसकी या लेजिस्लेचर में उसकी कोई अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ। उन्होंने 28 सितंबर 1992 को अपनी रिपोर्ट गवर्नर राव को जो है वो सबमिट करवा दी उन्होंने। और जब वो रिपोर्ट पब्लिक आई तो जम्मू में मैसिव प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। महीना भर तक जम्मू में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चलते रहे। और लेकिन गवर्नमेंट है, जो गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उसके ऊपर कोई ज़्यादा जो अटेंशन है वो नहीं दी। तो लिहाजा 28 अक्टूबर 1992 को जम्मू और इसके इर्द गिर्द के एरिया में 2 दिन के लिए एक कंप्लीट शटडाउन, यानी चक्का जाम, कोई गाड़ी नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, एक कंप्लीट शटडाउन हो गया कि हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या थी? वही जो 2018 तक जो लागू रही, 46 सीटें कश्मीर को और 37 सीटें जम्मू को। लेकिन जम्मू को ये उस वक्त नामंजूर था। वो जब 2 दिन का शटडाउन हुआ और कश्मीर में पहले ही हालात बहुत ख़राब थे, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि एक और फ्रंट है हमारे लिए खुल जाए, कश्मीर में मिलिटेंसी है और जम्मू में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन जाए। लिहाजा उन्होंने गवर्नर राव के साथ बात की कि भी क्या किया जाए। तो राव ने कहा कि हम रिकन्सिडर करेंगे। रिपोर्ट को ले लिया लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2 साल तक उस रिपोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई चर्चा नहीं हुआ। तो लिहाजा 1994 अप्रैल में उसको दोबारा जो कमीशन है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और दोबारा फिर से के गुप्ता को ही बताया गया। अगस्त 1994 में के गुप्ता को ही बताया गया कि आप दोबारा इसको हेड कीजिए, तो आप दोबारा रीड्रॉ कीजिए, आप दोबारा जो है रिविजिट कीजिए आप अपनी सारी रिकमेंडेशन को। जस्टिस गुप्ता ने साल से भी कम वक्त लगाया क्योंकि पहले उन्होंने एक्सरसाइज काफ़ी की हुई थी। और 24 अप्रैल 1995 को उन्होंने गवर्नर राव को अपनी के.वी. कृष्णा राव को अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करवा दी। जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करवाई उसमें जो सीट्स की एलोकेशन है वो वैसी ही थी जो 1992 वाली रिपोर्ट में थी, यानी 46 सीटें कश्मीर में और 37 सीटें जम्मू में। लेकिन 1-2 चीज़ें उसमें जो हैं वो उन्होंने तब्दील की थी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो बाउंड्रीज़ हैं वो उन्होंने तब्दील करने के लिए एग्री किया और जो रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट को मिलती थी उसको थोड़ा सा उन्होंने रिकन्सिडर करने के लिए कोशिश किया और कुछ नाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हैं वो उन्होंने तब्दील किए। लेकिन जो ओवरऑल एलोकेशन है बिटवीन कश्मीर एंड जम्मू वो एक्सेप्ट वैसे ही रखी उन्होंने, 46 कश्मीर में और 37 जम्मू में। लेकिन तब हैप्पीली जम्मू के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि अब 5 साल हो गए थे कि कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। शुरू में तो बहुत सारों को ये लगता है कि अगर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है तो एक ख़ास सेट ऑफ जो एक एलीट है वो गवर्नेंस के डिसीजन मेकिंग के सिस्टम से बाहर है। आप गवर्नमेंट जैसी भी है यहाँ पे वो सबके लिए यकसा है। लेकिन जैसे आज आप जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आप जाकर कहें कि यार 4 साल हो गए हैं यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 साल अगर और भी हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि क्यों? कहते हैं कि अगर दोबारा गवर्नमेंट आएगी तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी या कोई और आके बैठेगा, उससे बेहतर है कि जो अभी का सिस्टम है ये सबके लिए एक ही जैसे हैं तो यही चलाएंगे। लेकिन जब वक्त जाता है, एक मिजाज आपका जमहूरी डेमोक्रेटिक बना हुआ होता है, सबको डिसीजन मेकिंग सिस्टम में एक्सेस चाहिए होता है। 95 तक शायद लोग काफ़ी थक भी गए हुए थे एक गवर्नर रूल के साथ, तब वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई, लोगों ने उसको माना कि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो किया था उसमें आपको बताया था कि अगले कुछ दिनों तक मैं डिलिमिटेशन के एतबार से कुछ बात करता रहूँगा, उसके मैं कुछ एस्पेक्ट हैं वो आप तक लाता रहूँगा। ये उस कड़ी में दूसरा वीडियो था। आप
अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में भी मेरी ये बात या मेरे बाकी कोलीग्स की बातें आप सुनना चाहते हैं, फेसबुक को भी और यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और 8082480136 मोबाइल नंबर पे आप अपना नाम भेज दीजिए। इस नंबर को द डिस्पैच के नाम से आप अपने डिवाइसेस के ऊपर सेव कर लीजिए, ताकि हम आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इंक्लूड कर दें। जब नया वीडियो आए तो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें, बिना आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।